बंगले को देख रही थी। मुकेश पलक को लेकर गेट की तरफ बढ़ चुका था, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो आंचल अभी भी गाड़ी के पास ही खड़ी थी। मुकेश ने आवाज लगाई, आंचल क्या हुआ, वहां क्यों खड़ी हो, चलो ना। मुकेश की आवाज पर आंचल का जैसे ध्यान टूटा और वो घबराती हुई बोली, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। इतना कहकर आंचल सहमी नजरों से पूरे डाक बंगले को देखते हुए छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने लगी। आंचल को ऐसा लग रहा था जैसे उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। अपने माथे पर आ रहे पसीने की बूंदों को पोंछती हुई आंचल हर संभव कोशिश कर रही थी कि उसका डर सामने ना दिखे। आ गया, मुझे तो लगा था तू इस बार भी नहीं आएगा। इतना कहकर केतकी ने अजीब तरीके से आंचल को देखा और फिर पलक के सर पर हाथ रखती हुई बोली, मुकेश तेरी बिटिया तो बड़ी प्यारी है, तेरी ही प्रतिरूप है, वही नैन नक्श। मैं तेरी मौसी दादी हूँ, तेरी दादी की बहन। और केतकी पलक और मुकेश को लेकर आगे बढ़ गई। आंचल भी पीछे पीछे डाक बंगले के गेट के अंदर आ गई। डाक बंगले में कदम रखते ही मुकेश परेशान होकर बोला, मौसी ये क्या हालत हो गई है इस जगह की। केतकी मजाकिया लहजे में मुस्कुराते हुए बोली, जब कोई देखने वाला ना हो तो घर हो या इंसान, हालत जर्जर हो ही जाती है। आ चल, तेरी माँ तेरा इंतजार सालों से कर रही है। इससे पहले कि मुकेश और आंचल आगे जाते की आवाज आई और आंचल ने देखा पलक उनके साथ नहीं थी। उसकी आवाज बाहर से आ रही थी। आंचल भागती हुई डाक बंगले के बाहर निकली तो उसने देखा कि बगीचे में एक तरफ पलक गिरी हुई है और उसके घुटनों से खून आ रहे हैं। पलक बेटा क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे गिर गई? और पलक एक तरफ इशारा करते हुए बोली, मम्मी वो उसने मुझे गिरा दिया। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या खेलूंगी उसके साथ, और जब मैंने हाँ कहा तो उसने मुझे गिरा दिया। आंचल ने डरते हुए उस तरफ देखा जिधर पलक दिखा रही थी, लेकिन उधर कोई नहीं था। पलक लेकिन बेटा वहाँ कोई नहीं है। है मम्मी, वही तो है, देखो कैसे गुस्से में देख रहा है आपको। तब तक मुकेश और केतकी भी वहाँ आ चुके थे और केतकी ने पलक की बात सुन ली थी और केतकी घबराते हुए पलक के हाथ को पकड़कर खींचती हुई बोली, चल यहाँ से चल। इतना कहकर केतकी पलक को लेकर भीतर चली गई और जाते जाते डर कर पीछे पलटकर उस तरफ देखने लगी जिस तरफ पलक ने दिखाया था। आंचल ने घबराकर चारों तरफ देखा और वो भी तुरंत बंगले के अंदर चली गई। मुकेश अपने परिवार के साथ अपनी माँ के कमरे में जा चुका था। कमरे में जाते ही अपनी माँ पर जैसे ही उसकी नजर पड़ी, मुकेश की आंखें भर आई। मुकेश अपनी माँ के पैरों के पास बैठकर उनके पैरों को छूता हुआ बोला, माँ ये सब क्या हो गया है, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर मुकेश की आंखों से आंसू का एक बूंद उसकी माँ के पैरों पर गिरा और उसकी माँ जो शायद सोई हुई थी उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने जब मुकेश, आंचल और पलक को देखा तो भावुक होती हुई बोली, तुम लोग आ गए। मुकेश बेटा, मुझे तो लगा था शायद इस जन्म में अब मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी मेरे बच्चे। पलक जो अपनी दादी से मिलने के लिए इतनी उत्साहित थी, अपनी दादी के रूम में मानव कंकाल को देखकर घबराकर आंचल के पीछे छिप गई थी और उसकी दादी ने प्यार से कहा, मेरी बच्ची इधर आ, अपनी दादी के पास आ। लेकिन पलक को उनके पास आने में भी डर लग रहा था। पलक की दादी ने अपने तकिए के नीचे टटोला और हाथ में कुछ सिक्के लेकर बोली, सालों से ये अपने सिरहाने लेकर सोई हूँ कि जब तुझे देखूंगी तो दूंगी। ये ले मेरी बच्ची, दादी का आशीर्वाद ले। मुकेश ने सहमति में सर हिलाते हुए पलक से कहा, पलक जाओ, दादी के पास जाओ। पलक डरते हुए दादी के नजदीक बढ़ने लगी और उसने दूर से ही हाथ बढ़ाया और सिक्के लेते वक्त कुछ सिक्के नीचे गिर गए। पलक जैसे ही उन सिक्कों को उठाने के लिए नीचे झुकी, उसने देखा पलंग के नीचे एक पालना है जिसमें लगभग 3-4 साल का एक बच्चा खुद को सिकोड़े बैठा है। वो पूरी तरीके से जला हुआ है और लाल लाल आंखों से पलक को देख रहा है। और जैसे ही वो पलक को देखकर अजीब तरीके से हंसने लगा, पलक जोर से चीख पड़ी। मुकेश और आंचल ने बोला, क्या हुआ पलक? वो बेड के नीचे, दादी के बेड के नीचे। इतना बोलते बोलते पलक बेहोश हो गई। मुकेश ने तुरंत देखा और बोला, बेड के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो ये बेहोश क्यों हुई? मुकेश की माँ और केतकी घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब केतकी ने बोला, चल चल निकल यहाँ से, जल्दी निकल, माँ से मिल लिया,
अब उसे आराम करने दे, बाद में आना। केतकी, मुकेश और आंचल पलक को लेकर उस कमरे से निकल गए और जाते जाते उसने मुकेश की माँ को इशारा किया और उस कमरे के दरवाजे को बंद करके चली गई। हॉल में लाकर पलक को लिटाते हुए आंचल गुस्से में बोली, देखा तुमने, इसलिए मैं कहती थी मुझे यहाँ नहीं आना, लेकिन तुम खुद तो आई ही, मुझे और मेरी बच्ची को भी यहाँ लाकर फंसा दिया। अरे इतना ही अपनी माँ से लगाव था तो उन्हें यहाँ से ले जाते, हम वहाँ उनकी देखभाल कर लेते। मैंने कभी मना किया है क्या? केतकी आंचल की बात सुन रही थी। उसने आंचल पर तंज करते हुए कहा, तुझसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ये तो मैं पहले से ही जानती थी कि मुकेश सालों से यहाँ नहीं आया और इसके पीछे तेरा हाथ है। आप लोग बहस मत करिए। मौसी, आप जानती है मैं यहाँ क्यों नहीं आता था। इस जगह ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तो इस जगह में क्या लेने आता। खैर, अब उन बातों को करने का कोई मतलब नहीं है। केतकी आंचल को घूरते हुए बोली, मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी तुम लोगों के लिए खाना देकर, तब तक तुम लोग भी आराम करो। मुकेश, तेरा कमरा अभी भी वैसा ही है जैसा तू छोड़ कर गया था। तेरी माँ हर दूसरे दिन उसकी सफाई करवाती है, तुम लोग वहाँ आराम से रह सकते हो। केतकी के जाते ही मुकेश और आंचल पलक को लेकर अपने कमरे में चले गए। पलक को बेड पर सुलाकर मुकेश अपनी माँ के कमरे की तरफ चला गया और आंचल पलक के साथ लेटी रही और उसे भी नींद आ गई। आधी रात को आंचल की नींद खुली तो उसने देखा मुकेश अभी तक नहीं आया है। पलक अब तक बेसुध से सोई हुई थी। आंचल ने सोचा चलकर मुकेश को देखा जाए। इससे पहले कि वो बिस्तर से उतरती, आंचल के कमरे में उसे किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई 3-4 साल का बच्चा जोर जोर से रो रहा है। आंचल घबराती हुई उठी और चारों तरफ देखकर बोली, कौन है? कौन है यहाँ? लेकिन वहां आंचल को कोई नहीं दिखा। तभी उसे लगा जैसे उसके कमरे के दरवाजे के बाहर से कोई तेजी से गुजरा है और आंचल भागती हुई बाहर देखने गई तो वहां उसे कोई नजर तो नहीं आया, लेकिन भुट्टे के दाने बिखरे हुए नजर आए। ये देखकर आंचल डरते हुए बोली, ये भुट्टे के दाने कहाँ से आए? तभी बाहर जोर से बिजली चमकी, जिसकी रोशनी से पूरा डाक बंगला 1 सेकंड के लिए नहा गया और अचानक बाहर जोरों से बारिश की आवाज आने लगी। घबराई हुई आंचल ने मुकेश को आवाज लगाई, मुकेश, मुकेश, कहाँ हो तुम? आंचल को लगा जैसे वो पूरा डाक बंगला हिल रहा है और वहां जैसे भूकंप आया हो। आंचल से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और तभी जहां वो खड़ी थी वहां का जमीन धसी और आंचल जमीन के नीचे समा गई। आंचल चीखती हुई आंखें बंद करके खड़ी रही और जब उसने आंखें खोली तो वो तहखाने में थी। आंचल घबराती हुई बोली, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? यहाँ मुझे कौन लेकर आया? तभी फिर से उसे एक खिलखिलाते हुए बच्चे की आवाज सुनाई दी और आंचल को लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। आंचल ने जैसे पीछे पलटकर देखा तो एक 3-4 साल का बच्चा खड़ा था और वो हंसते हुए बोला, नहीं माँ, आज भी मेरे लिए भुट्टे लाई हो? उस बच्चे को देखते ही आंचल पूरी तरीके से बेजान हो गई थी। वह थम से जमीन पर बैठ गई और डरते हुए बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? क्या मैं यहाँ नहीं हो सकता? उस बच्चे के इतना कहते ही उस पूरे तहखाने में आग लग गई और आंचल चारों तरफ से आग में जलने लगी और चिल्लाने लगी। वो बच्चा जो अब तक एक मामूली बच्चे की तरह खड़ा था, उसकी चमड़ी जल जल कर उड़ने लगी और वो बड़ा ही भयानक हो गया और भयानक तरीके से बोला, कुछ याद आया नहीं माँ? इस बच्चे के इतना कहते ही आंचल की आंखों के सामने 10 साल पुरानी वो एक एक चीज घूमने लगी। आंचल नई नई दुल्हन बनकर आई थी मुकेश के इस डाक बंगले में। आंचल मुकेश की दूसरी पत्नी थी। मुकेश की पहली पत्नी अपने बेटे के जन्म के बाद ही स्वर्ग सिधार हो गई थी, लेकिन सबके जोर देने पर बेटे के खातिर मुकेश ने दूसरी शादी कर ली थी। मुकेश का बेटा गोलू जब 3-4 साल का था तब आंचल गोलू की नई मां बनकर आई थी, लेकिन आंचल को गोलू एक आंख नहीं बहाता था और इसी छोटी मानसिकता से आंचल ने गोलू से दोस्ती बढ़ानी शुरू की। आंचल को पता चला कि गोलू को भुट्टे बहुत पसंद है और एक दिन जब बहुत बारिश हो रही थी तब आंचल ने अपने हाथ से भुट्टे सेके और गोलू को बड़े प्यार से बुलाकर खाने को दिया। भुट्टे की जहर की वजह से नन्हे गोलू की सांसें टूट गई और आंचल को लगा कि शायद उसका पोल खुल जाएगा, इसलिए उसने गोलू के शव को उठाया और तहखाने में ले गई और वहां जाकर जला दिया।
अचानक गोलू के गायब हो जाने से अफरा तफरी मच गई थी। मुकेश पागलों की तरह करने लगा था और मुकेश की माँ ने आंचल और मुकेश को यहाँ से दूर शहर भेज दिया, क्योंकि यहाँ गोलू की यादें थी और मुकेश पूरी तरीके से पागल हो जाता। मुकेश और आंचल के जाने के बाद एक दिन जब मुकेश की माँ किसी काम से तहखाने की तरफ गई, उनके नन्हे पोते का आधा जला शव तहखाने में पड़ा हुआ है। इतने वक्त बाद तहखाने का दरवाजा जैसे खुला, गोलू की आत्मा जो कब से वहां भटक रही थी आजाद हो गई और सब कुछ बताया। मुकेश की माँ को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्हें यकीन हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तब से वो गोलू के उस आत्मा को अपने आप से बांधे उस पालने में संभाली हुई थी, ताकि वो डाक बंगले से आजाद ना हो जाए। क्योंकि मासूम बच्चों की आत्मा जो कच्चा कलवा कहलाती है, अगर एक बार बेकाबू हो जाए तो फिर उसे कोई नहीं संभाल सकता। गोलू की आखिरी इच्छा थी कि उसके पिता अपनी पत्नी के साथ यहाँ आए और मुकेश की माँ किसी भी तरीके से आंचल को डाक बंगले में बुलाना चाहती थी। आंचल उस आग में जलती हुई चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अपने गुनाहों की माफी मांग रही थी और गोलू हंसता हुआ धीरे धीरे गायब हो रहा था। जाहिर सी बात थी कि गोलू का बदला पूरा हो चुका था। गोलू की आत्मा की मुक्ति के साथ ही आंचल उसी आग में जलकर खाक हो गई और साथ ही साथ ऊपर डाक बंगले में गोलू की दादी भी अपने इस कष्टमयी जीवन से आजाद हो गई थी। मुकेश को लग रहा था कि एक बार फिर डाक बंगले ने उसका सब कुछ छीन लिया है। उसकी पत्नी का कहीं पता नहीं था और उसकी माँ उसके आते ही मौत को समा गई थी। केतकी जो बिना किसी दुख के ये सब देख रही थी, उसने मुकेश को सारी सच्चाई बताई और ले जाकर आंचल के उस जले हुए शव को दिखाया। सब कुछ सुनकर मुकेश बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। मुकेश ने हमेशा हमेशा के लिए उस डाक बंगले में ताला लगाया और अपनी बेटी पलक के साथ इस जगह से दूर चला गया।